हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस बेटा, हम अपना कौन सा वाला टॉपिक कर रहे थे? यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में से अपना फर्स्ट सेगमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, नाउ द सेकेंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो थोड़ा सा हम इसको चलेंगे। पहले वाले में ये हमने बनाया बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल्स में क्या हो चुका था? फिल्ट्रेशन हुआ था, आपको मालूम ही है, ठीक है। हम पूरा फर्स्ट स्टेप पढ़ चुके हैं और ये आ गई इफरेंट और इस तरह से कैपिलरीज जो है वो क्या हुई थी, बीच में फॉर्म हुई थी। अब आप ये देखिए कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है, जो नेट फिल्ट्रेशन रेट है, द नेट फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या है? PCT. What is this? This is PCT. तो थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे PCT का और उसके बाद में सबसे पहले फर्स्ट एनालिसिस करते हैं PCT में कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। This is what? Afferent. And this is efferent. तो efferent arterioles में से क्या हुआ? ब्लड आ रहा है किसके अंदर? ट्यूब्यूल के पास में पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बनाएगा। और एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया है जो अपने साथ में फिल्ट्रेट को लेके आया है, ब्लड को लेके आया है, ठीक है ना। जो भी हमारा फिल्ट्रेट बनेगा वो इसी ब्लड से बनेगा। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस की वजह से क्या हुआ है? यहाँ पर फिल्ट्रेशन। और यहाँ पर कौन से सेल्स हैं आपको मालूम है? दो सेल बना देती हूँ मैं। दीज आर द स्पेशल सेल्स व्हिच इज नोन एज द पोडोसाइट। और इन्हीं के बीच में जो गैप होता है उसी स्लिट में से क्या हुआ है? दैट इज ट्रांसफर। तो अब आप देखिए यहां पर जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लगा था वो कितना है? 10 mmHg। यहां पर तो फिल्ट्रेशन होना है, दैट इज नॉट सेलेक्टिव। जो भी आया है सब्सटेंस वो सिलेक्ट होके नहीं आया है, वो फिल्टर होके आया है, ठीक है ना। सो हियर द फिल्ट्रेट इज नॉन सेलेक्टिव, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, सारा फिल्ट्रेट जो है इसके अंदर आ गया है, ठीक है। अब आप देखिए इसके साथ अब यहां पर देखना ये कौन सी स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट थी। दिस इज विच टाइप ऑफ एपिथेलियम? स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट जो है नीचे की ओर मूव कर रहा है। कितना फिल्ट्रेट था? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या निकली थी? GFR निकला था अपना 125 ml पर मिनट, ठीक है। 125 ml फिल्टर जो है, ब्लड जो है वो फिल्टर होके किसके अंदर आ गया है? इसके अंदर, दैट इज PCT। तो PCT के अंदर इतना ब्लड आया। अब इसमें से 125 ml जो आया है, जो कितना बनेगा? 180 लीटर पर डे। और यूरिन का फॉर्मेशन कितना हो रहा है? दैट इज 1.5 लीटर पर डे। तो यूरिन कितना फॉर्म हो रहा है? 1.5 लीटर पर डे। इट मींस ये क्या शो कर रहा है कि 99% जो है वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगा? रीएब्सॉर्ब। तो यहां पर क्या हो रहा है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। कितना परसेंट हो रहा है? 99% रीएब्जॉर्प्शन। जितना भी फिल्ट्रेट आया है वो सारा का सारा रीएब्सॉर्ब होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका 1% क्या बनेगा? दैट इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरिन, ठीक है ना। तो ब्लड के फिल्टर होने से सिर्फ 1% जो है यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, बाकी 99% फिल्ट्रेट जो है वो एब्सॉर्ब हो चुका है। तो सबसे पहले हम किस पर कंसंट्रेट करेंगे? PCT पर। अब आप देखो रीएब्सॉर्ब भी होता है और सिक्रीशन भी होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि कौन सी एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये कौन सी एपिथेलियम हुई? ब्रश बॉर्डर, ठीक है। दिस इज व्हाट? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम, पहली बात एरिया क्या हो गया? यहां पर एरिया को लेके चलते हैं। सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले PCT की
बात करेंगे, एक एक ट्यूब्यूल्स की अलग अलग बात करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से क्या होगा, क्लियर होगा। पहले हम बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स की। तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स का एरिया जो है वो सबसे ज्यादा लार्ज है। रीजन क्या है इसके लार्ज एरिया होने का? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये एरिया जो है वो क्या होता है, हाईली कन्वोल्यूटेड। इस तरह से सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स जो है आपको किसके अंदर मिलते हैं, इस पीसीटी के अंदर। सो दिस वन इज हाईली कन्वोल्यूटेड, प्लस कन्वर्जन्स के साथ साथ यहां पर क्या प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश बॉर्डर ने क्या कर दिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। सो ब्रश बॉर्डर, इसकी वजह से क्या हो चुका है, सरफेस एरिया इंक्रीज। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किसमें होगा, पीसीटी में। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन take place in PCT, ठीक है ना। अब मैक्सिमम हुआ तो कितना हुआ, अमाउंट भी तो चाहिए। जैसे ये बोल रहा है 99% रीएब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल्स में। अब हम ये कह रहे हैं कि पीसीटी का एरिया सबसे ज्यादा है क्योंकि वो कन्वर्टेड है। दूसरा, उसके अंदर जो है ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट है, उसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन इसके अंदर हो गया, ठीक है। एरिया ज्यादा है तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, दैट इज 70 to 80%। 70 to 80% जितना भी फिल्ट्रेट आ रहा है वो यहां पर क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब। आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें गलती से इस फिल्ट्रेट में आ गई थी जो बॉडी के लिए बहुत यूजफुल थी, वो सारी की सारी जो है पीसीटी क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब, ठीक है। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कितना हुआ, 70 to 80%। तो 70 to 80% यहां पर क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन, ओके। और ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो तो मस्ट है, दैट इज मस्ट। आप इसको ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन। It means the absorption which is must. The absorption which is must will take place in PCT. तो सबसे पहली बात ऑब्लिगेटरी यहां पर क्या हो रहा है, that is the absorption। यहां पर कैसा था, जब फिल्टर होके आया तो फिल्टर कभी भी सेलेक्टिव नहीं होता, लेकिन यहां पर जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो सेलेक्ट हो के होगा। आपको सोडियम चाहिए उसका सिलेक्शन होगा, आपको ग्लूकोज चाहिए उसका सिलेक्शन होगा, दैट इज द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। यहां पर नॉन सेलेक्टिव नहीं है, ये क्या हो रहा है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब हम देखेंगे कि किन किन चीजों का, किन किन मटेरियल का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहली बात, कोई भी न्यूट्रिएंट अगर गलती से इसमें आ गया, ठीक है, गलती से इसमें आ जाता है न्यूट्रिएंट, उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। भाई ये रीएब्जॉर्ब करके जाएगा कहां, इसका एक छोटा सा अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये आपका इफरेंट की एक ब्रांच आई, ठीक है, इसने क्या बनाया, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। तो यहां पर ये सारी चीजें जो है कहां जा रही है, इधर इसमें रीएब्सॉर्ब होंगी। इस तरह से ये सारी चीजें जो है इसके अंदर क्या हो रही है, रीएब्सॉर्ब। एरो के डायरेक्शन को ध्यान से देखिए, ये क्या हो रही है, रीएब्सॉर्प्शन। चाहे यहां पर सोडियम हो, चाहे यहां पर क्लोराइड हो, चाहे यहां पर पोटाशियम हो, चाहे यहां पर ग्लूकोज हो या एमिनो एसिड्स हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे, वाटर हो, ये सब क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्ब हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, इस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर हो रहा है। प्लीज रिमेंबर,
ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क पूरे उसमें ट्यूब्यूल्स में जाल की तरह बिछा हुआ होता है। एक इतना अच्छा नेटवर्क कि आपका बीएसएनएल, आपका एयरटेल, आपका जियो भी इसके सामने क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इतना बेहतरीन नेटवर्क जो है पूरे के पूरे नेफ्रॉन पर क्या होता है, प्रेजेंट। रीएब्जॉर्प्शन 99% रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी के अंदर कितना रीएब्जॉर्प्शन, 70 to 80% क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात लेते हैं वाटर की। पानी कैसे रीएब्सॉर्ब होगा। अब आप देखिए कंसंट्रेशन, देखिए पानी की कैसी, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर जो है वाटर वो क्या है, ऑब्वियसली सेम। यहाँ का मीडियम देखो आप, यहाँ पर कितनी ऑस्मोलरिटी है, 300। यहाँ पर कितनी ऑस्मोलरिटी है, 300, ठीक है ना। तो 300 मिली ऑस्मोलरिटी आपको यहाँ पर है, और ब्लड में भी कितनी ऑस्मोलरिटी है, दैट इज 300, यही है, ठीक है ना। अब इसमें 300 ऑस्मोलरिटी जो है वो क्या होती है, पाई जाती है। लगभग दोनों के अंदर सेम सेम है, आइसोटोनिक है, ठीक है ना। अब क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट का रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है, ठीक है ना, तो थोड़ी सी ऑस्मोलरिटी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, ये जो 300 है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा उसका, क्योंकि ये सारा का सारा एब्जॉर्ब होकर इसमें आ गया है, ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर आ गया है, बाकी फिल्ट्रेट इसमें आया है। तो अगर हम किसी को भी छानते हैं तो लगभग उसके अंदर सेम रहती है, लेकिन आप ये मान के चलो कि इसमें थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप क्या कहोगे, 300 दैट इज द आइसोटोनिक। आप इसको क्या कह रहे हो, सेम कह रहे हो, तो हम कहेंगे पीसीटी में क्या है, आइसोटोनिक। तो वाटर जो है लगभग सेम है, लेकिन यहाँ का वाटर कैसा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सेलेक्टिव। ब्लड के अंदर कितना चाहिए, 90%। तो वाटर जो गलती से यहाँ पर आ गया है वो पैसिवली क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसके पास में, आपके पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में। तो सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, कैसा एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये पैसिव, बिना एनर्जी को खर्च करे क्या हो गया यहाँ पर, पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो भी वाटर था, क्योंकि सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पर बचा आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट्स। हम एक कलेक्टिव वर्ड लेंगे, न्यूट्रिएंट्स। अब इस न्यूट्रिएंट्स के अंदर सारी चीजें आ जाती है, ठीक है ना। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्लूकोज भी आएगा, न्यूट्रिएंट्स के अंदर अमीनो एसिड्स भी आएंगे, न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन्स भी आएंगे, ठीक है ना। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे। आप ये जानते हैं कि इस फिल्ट्रेट में न्यूट्रिएंट तो कम होगा, इस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा है, ठीक है ना। तो ब्लड में है ज्यादा, और ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर ज्यादा है, इसके बाहर वाला जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर क्या होगा, लेस। अब जहां पर ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर तो नॉर्मल मूवमेंट होता है, ये तो होगा नहीं कि ब्लड में से न्यूट्रिएंट होके फिर किस में आ जाए, ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाए, पीसीटी के अंदर। दिस इज नॉट पॉसिबल। अब क्या पॉसिबल हो रहा है, आपका जो यहाँ पर जो पेरिट्यूबुलर के अंदर ग्लूकोज था वो किस में जा रहा है, ब्लड में। क्या काम कर रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या काम हुआ यहाँ पर जो ग्लूकोज था वो ब्लड में जा रहा है, इट मींस ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज ज्यादा ब्लड में होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज ज्यादा कहाँ है, इसके अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, यहाँ पर ग्लूकोज कम है, लेकिन ग्लूकोज यहाँ से अंदर की ओर मूवमेंट होगा, क्योंकि सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो पहले से ही ज्यादा था और ये और ज्यादा ले रहा है, इट मींस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग तो काम नहीं चल रहा ना, कि भाई ज्यादा से कम की ओर आए, ये तो नहीं हो रहा, कम से ज्यादा की ओर जा रहा है, दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो दिस प्रोसेस इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट जो है वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एक्टिवली, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू जो है री एब्जॉर्ब हो रहे हैं। प्लीज ध्यान रखना, पानी जो है वो कैसे होगा, पैसिवली रीएब्सॉर्ब। लेकिन अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो है इसके अंदर कैसे होंगे, एक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड होंगे, ठीक है। अब बात आती है सोडियम की, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, कहां लिखें इसको, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द सोडियम।
अब आप देखिए सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ऑब्वियसली यहां पर भी क्या प्रेजेंट होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है ना। तो सोडियम पोटेशियम पंप अगर आपको मालूम है ये क्या खाता है, ये खाता है एटीपीएस एंजाइम। जब एक एटीपी खर्च होगा तो 3 सोडियम अंदर जाएंगे और 2 पोटेशियम बाहर आएंगे, यही प्रोसेस चलेगा। तो 3 सोडियम अंदर जा रहे हैं लेकिन एटीपी की एक्सपेंस में जा रहे हैं, इसलिए हम इसके एब्जॉर्प्शन को क्या कहेंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। कैसा एब्जॉर्प्शन हुआ इसका, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर। पीसीटी के अंदर सोडियम और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो सारे के सारे लगभग 70 to 80%, ध्यान रखना ये 70 to 80% एब्जॉर्ब हो रहा है। और इसमें मेजरली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके, चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे क्लोराइड हो, इस तरह से ये सब क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। जब सोडियम भाई साहब जा रहे हैं तो पीछे पीछे क्लोराइड भी जाएगा, तो क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाएगा, दैट इज वाया डिफ्यूजन, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि मोस्टली सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सोडियम को छोड़कर सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो क्या होंगे, पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जहां जहां सोडियम जा रहा है उसके साथ साथ में पीछे पीछे दूसरे भी अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रोलाइट्स उसके साथ में मूव आउट कर रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम तो वापस भी आ जाएगा कुछ, लेकिन मोस्टली जो है वो कहां रन कर जाएंगे, आपके ट्यूब्यूल्स के बाहर, दैट इज द पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोडियम जो है उसका क्या हुआ है, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा पोटेशियम भी साथ में जाएगा, बाहर आएगा, सॉरी पोटेशियम बाहर भी आ रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना, इसको हम बाद में लेंगे सेक्रेशन के अंदर, ठीक है। सोडियम अंदर जा रहा है, क्लोराइड आयंस अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर वाटर आपका अंदर जा रहा है, आपका ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो है वो अंदर जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बाइकार्बोनेट का भी क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखें, HCO3 नेगेटिव, तो HCO3 नेगेटिव का भी क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब ये जो कार्बोनेट जा रहा है ये तो पीएच को मेंटेन करेगा, तो जो पीएच को मेंटेन करता है उसके अंदर तो वैसे ही पावर होती है अंदर और बाहर आने की, ठीक है ना। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो है इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम देखते हैं पीसीटी के अंदर किन किन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, तो प्लीज ध्यान रखें, मेनली न्यूट्रिएंट जो सारा का सारा था वो रीएब्जॉर्ब होके किसमें आ गया, पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। तो फुल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द न्यूट्रिएंट। हम एक एक करके ले लेते हैं। न्यूट्रिएंट का पूरा क्या हुआ है, 100%। न्यूट्रिएंट में कितना एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज 100%, यानी कि अब इस फिल्ट्रेट के अंदर 0% न्यूट्रिएंट है, सिर्फ क्या रह गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर भी अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% क्या हो चुका है, एब्सॉर्ब। अब हम ये मान के चले 125 ml है, ठीक है ना, 125 ml रन कर रहा है तो उसका 70 to 80% यानी कि लगभग 80 ml और 85 ml तो इसी में एब्सॉर्ब हो गया। ये आप कह रहे हो ना आइसोटोनिक मीडियम जो है, तो इस 99% में से आप 70 to 80% की बात कर रहे हैं, तो 125 ml का 80% कितना हो जाएगा लगभग, ठीक है ना। मेरी मैथ्स तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको मालूम होगा 90 ml के करीब जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, पीसीटी में एब्सॉर्ब हो गया, ठीक है ना। 90 ml के करीब जो है एब्जॉर्प्शन हो चुका है, रीएब्जॉर्प्शन। बाकी ट्यूब्यूल्स में तो बहुत ही कम 25 ml जो है, इतना जो है 25 ml जो है फिल्ट्रेट जाएगा। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किसके अंदर हुआ, पीसीटी में। 100% न्यूट्रिएंट रीएब्जॉर्प्शन किसके अंदर हुआ, पीसीटी में। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन किसके अंदर हुआ, पीसीटी में। मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पैसिवली किसके थ्रू हुआ, पीसीटी में। जितने भी अर्लियर ट्यूब्यूल्स होते हैं, चाहे वो पीसीटी हो चाहे लूप ऑफ हेनली हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है और वो भी पैसिव होता है। वाटर को आप एक्टिव नहीं लिखेंगे, दैट इज द पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। सोडियम जो है वो क्या हो रहा है, एक्टिवली रीएब्सॉर्ब। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे उसमें से 70 to 80% क्या हो चुके हैं, रीएब्सॉर्ब। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है किसका, वाटर का, ठीक है ना। वाटर का क्या हुआ है, मैक्सिमम
एब्जॉर्प्शन, दैट इज पैसिवली। अब आपके पास जो फिल्ट्रेट बचा है वो लगभग कितना होगा, 35 ml का। तो पीसीटी जो है वो आइसोटोनिक है, दैट इज ऑस्मोलिटी 300 ml। कितनी ऑस्मोलिटी थी इसकी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये ऑस्मोलिटी है किसकी, पीसीटी की। तो यहाँ पर जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो ऑब्लिगेटरी होगा, दैट इज मस्ट, और वो भी कैसा होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो पीसीटी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप सो। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट, दैट इज द लूप ऑफ हेनली एंड डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तीनों को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि अब सिर्फ आपके पास में कितना बचा है, 35 ml के करीबन आपका फिल्ट्रेट है। वो कितना रीएब्सॉर्ब होगा और कितना उससे यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है बेटा? यस बेटा, हम पीसीटी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे लूप ऑफ हेनली। सो दिस इज व्हाट बोमेन्स कैप्सूल, और हमने पीसीटी जो है वो पढ़ लिया था। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डैश डैश मोड के उसमें ले जाते हैं। इट मीन्स दैट इज दिस इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड ट्यूबुलर पोर्शन। अब ये पीसीटी जो है ये क्या बना रहा है, लूप ऑफ हेनली। दिस इज व्हाट लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। लूप ऑफ हेनली दो तरह के हो गए, एक हो गया डिसेंडिंग और एक हो गया असेंडिंग। ठीक है, अब ये जो असेंडिंग है उसके अंदर आगे फर्दर जो है ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज डीसीटी, और फिर क्या आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो जब हम रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो रीएब्जॉर्प्शन के अंदर आपने देखा था कि किस तरह यहाँ पर जो है पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो बनेगा, और फर्दर जो है इस तरह से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। और यहाँ पर फर्दर जो है एक पेरिट्यूबुलर नेटवर्क नजर आएगा जो काउंटर करंट भी शो करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, वासा रेक्टा। दिस इज व्हाट वासा रेक्टा। ठीक है, तो इस तरह से लगातार पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो बनते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, और इनसे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल है। तो पीसीटी हम कंप्लीट कर चुके थे। हमें मालूम है यहां से सब्सटेंस किसके अंदर चले गया है, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्या क्या गया था, सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर क्या हुआ, बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर क्या हुआ, सोडियम का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर किसका हुआ, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है ना, तो वाटर, बाइकार्बोनेट, सोडियम, न्यूट्रिएंट्स, इन सब का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है ना, Cl भी लिख दो, NaCl के साथ में वो भी जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रीएब्सॉर्ब हो गए। किसके अंदर आ गए आपके लिए, इस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर। अब हम मूव कर रहे हैं किसमें, दिस इज व्हाट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो आपको दिख रही है, दैट इज परमिएबल टू वाटर ओनली, परमिएबल टू वाटर ओनली। इट मींस यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, बताइए, यहां पर वाटर जो है, यहां से पानी जो है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, इस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है, वाटर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो जितना भी पानी होगा वो सारा का सारा यहाँ पर क्या होगा, रीएब्सॉर्ब होने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। हम ये देख चुके थे कि करीबन 85 ml जो है हमारा 125 ml में से यहां से कितना आया, 125 ml।
इस 125 ml को हम मान के चलते हैं आइसोटोनिक मीडियम था यहाँ पर भी, और पीसीटी के अंदर भी कैसा मीडियम है, आइसोटोनिक। लेकिन इस 125 ml में से 80% एब्जॉर्प्शन इसके अंदर हो गया, तो हम इसको ले लेते हैं, दैट इज 90 ml इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब आपका सिर्फ कितना आया है, 35 ml। यहाँ पर 125 ml था, इस चीज का ध्यान रखें। फिल्ट्रेट आपने कहा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हुआ, तो 125 ml में से सारा रीएब्जॉर्ब हो गया। ये सारा क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब, ये सब रीएब्जॉर्ब हो गया। अब क्या बचा है, 35 ml, यानी कि आगे फर्दर जो भी मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 35 ml मूव कर रहा है। इसमें से भी पानी आपने ले लिया, इसमें से भी वाटर जो है आप क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, किसके अंदर, इन पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। ये जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये वाटर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वाटर क्या हो गया, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब आप बताइए 35 ml में से लगभग कितना बच गया यहाँ पर, 25 ml। तो जब वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा कंटिन्यूएशन के अंदर, तो ये जो मीडियम था कैसा था, आइसोटोनिक, ये अब क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। अब ये मीडियम कैसा हो गया इस लूप ऑफ हेनली के अंदर, दैट इज, अभी तो क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा था, आइसोटोनिक से होते 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 यहाँ पर इसकी ऑस्मोलिटी कितनी आ जाएगी, 1200। इमेजिन कीजिए 300 यहाँ पर है, यहाँ पर ऑस्मोलिटी कितनी है, जब आया था ये तो 300, तो 300 इसकी ऑस्मोलिटी है, और अब इसकी कितनी हो गई है, 1200। इतना वाटर जो है इसके अंदर से क्या हो गया है, रीएब्सॉर्ब्ड, ठीक है ना। तो पानी अब कितना बचा होगा, आप सोचिए, इतना रीएब्सॉर्प्शन होने के बाद में हम ये कह रहे हैं कि 25 ml के करीब जो है इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। सारे के सारे क्या है, सॉल्ट। अब आप ये देखिए, ये क्या है, असेंडिंग, दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये सिर्फ परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, दैट इज नॉट परमिएबल टू द which substance, water. So this is permeable to electrolyte. अब आपका मीडियम आइसोटोनिक से क्या हो चुका है यहां पर, that is hypertonic। इस बहुत समझने वाली बात है, पहले आइसोटोनिक फिर आइसोटोनिक, ये 300, यहां पर भी 300, ठीक है। अब धीरे धीरे ये 1200, अब आपका मीडियम क्या हो गया, हाइपरटोनिक। जो पानी था वो किसके अंदर आ गया है, इस पूरे बाहर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर वासा रेक्टा के इस पोर्शन में आ चुका है। अब जैसे ही इसका मूवमेंट ऊपर की ओर होगा, इस फिल्ट्रेट का मूवमेंट जब ऊपर की ओर हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो है ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट, क्या है ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये है सोडियम पोटेशियम पंप। अब आप देखिए, ये सोडियम पोटेशियम पंप लगातार सोडियम को कहां भेज देंगे, इसके पास में। लगातार सोडियम किसके पास में आ रहा है, इस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के पास में, ठीक है। तो सोडियम की कंसंट्रेशन अब क्या हो रही है, नेटवर्क के अंदर ज्यादा हो रही है, यानी कि सोडियम पंप हो के क्या हो जाएगा, इसके अंदर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर आ जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है, वाटर के लिए परमेबल नहीं है। वाटर चाह कर भी क्या हो सकता है, बाहर नहीं आ रहा है। बाहर कौन आ रहा है, सोडियम, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्ब हो रहा है। जब सोडियम यहाँ पर रीएब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्दर यहाँ से पानी रीएब्सॉर्ब हुआ, यहाँ पर से क्या हो रहा है, सॉल्ट का क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्प्शन। अब परमेबिलिटी क्या होगी, वापस पहले मीडियम क्या बन चुका था, हाइपरटोनिक। अब धीरे धीरे इसकी परमेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ पर आते आते ये कैसा हो जाएगा, 100 के करीब। इसकी ऑस्मोलिटी कितनी आ गई, 150। यहाँ पर 300 है, इसके लगभग कितनी आ जाएगी, 150। फिर आप देखोगे और थोड़ी सी कम हो गई है, 100। तो ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक। यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइपरटोनिक।
क्यों? क्योंकि नीचे वाला क्या है, लूप ऑफ हेनली। तो यहाँ पर ये हो रहा है हाइपरटोनिक। बिल्कुल बेस के अंदर अगर आप देखोगे लूप ऑफ हेनली के, तो ये क्या है, हाइपरटोनिक। लेकिन जैसे जैसे ऊपर गया ये कैसा हो गया, आइसोटोनिक। बहुत थोड़ी देर के लिए आइसोटोनिक हुआ, फर्दर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर जाते जाते हाइपोटोनिक। तो ऑस्मोलेरिटी जो है इसकी क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। तो सोडियम यहाँ पर रीएब्सॉर्ब हो रहा है। ये जो रीएब्सॉर्ब का मैकेनिज्म होगा दैट इज एक्टिव। यहाँ पर सोडियम जो है, अगर हम लेते हैं लूप ऑफ हेनली की बात करते हैं, तो लूप ऑफ हेनली के अंदर एक असेंडिंग है और एक कौन सा है, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का, और असेंडिंग के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स का। और उसमें से भी मेनली आपने क्या देखा, कौन सा वाला, सोडियम। ठीक है ना। तो सोडियम का क्या हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। लेकिन कैसा वाला होगा ये, एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर वाटर जो हो रहा है रीएब्सॉर्ब, दैट इज द पैसिव रीएब्सॉर्प्शन। आप इसको क्या कहेंगे, पैसिव रीएब्सॉर्प्शन। लेकिन जब सोडियम यहाँ पर रीएब्सॉर्ब होगा, ये कैसा होगा, एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इसका एक मीडियम जो नीचे जा रहा है उसमें वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो मैं इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली को मैं कैसा चैम्बर कह सकती हूँ, कंसंट्रेटेड चैम्बर कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज ऑल्सो नोन एज कंसंट्रेटेड चैम्बर या कॉलम। ठीक है, पहली बात क्लियर। और अब आप दूसरी ओर देखिए, मैंने इसको क्या नाम दिया है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली को कंसंट्रेटेड कॉलम। लेकिन अगर आप सेकंड टर्म पर देखते हो तो यहां पर क्या हो रहा है, सॉल्ट का रीएब्सॉर्प्शन। तो धीरे धीरे यहाँ पर मीडियम जो है वो कैसा हो रहा है, हाइपोटोनिक। तो मीडियम ऊपर जाते जाते क्या हो चुका है, हाइपोटोनिक। तो क्या मैं इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनली को डाइल्यूटिंग कॉलम कह सकती हूं। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट, डाइल्यूटिंग कॉलम। ये क्या हो गया बेटा, दैट इज डाइल्यूटिंग कॉलम। तो आपके पास दो कॉलम हो गए हैं, एक कंसंट्रेटेड कॉलम और दूसरा डाइल्यूटिंग कॉलम। यहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है पैसिवली, यहां पर सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्टिवली। ठीक है ना। तो ये दोनों, अब यहां पर 25 ml था तो इसने क्या करा, वाटर एब्जॉर्ब करा, यहां से तो वाटर रिलीज ही नहीं हुआ। क्वांटिटी कितनी रही, क्वांटिटी कितनी रहेगी, क्वांटिटी यहाँ पर लगभग वापस उतनी ही लगभग सेम रहेगी, दैट इज 25 ml। तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो रीअब्सॉर्ब हुए हैं, तो ज्यादा अमाउंट डिफरेंस नहीं आएगा। आप ये मान सकते हैं कि 25 ml है, तो यहाँ तक भी आते आते आपने कितना हुआ, 25 ml ही रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आप ये देखो, यहां से तो कितना हो गया था, 125 से 35 ml। 35 ml से यहाँ पर वाटर रीअब्सॉर्ब होके कितना हो गया, वापस 25 ml। और जब ये ऊपर जा रहा है तभी भी कितना है, ये 25 ml। इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करें। अब इसमें से मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन डीसीटी में होगा या फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होगा। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में हुआ, और उसके बाद लूप ऑफ हेनली के अंदर भी डिसेंडिंग में होगा, असेंडिंग में तो सिर्फ सॉल्ट का सॉल्ट रीअब्सॉर्प्शन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह से पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो वापस जो भी उसने चीजें दी थी वो सारी की सारी रीअब्सॉर्ब करने की क्या कर रहा है, पूरी कोशिश। सिर्फ 1% ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्स द यूरिन, 99% क्या हो गया है, यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो गया है। ठीक है। तो लूप ऑफ हेनली कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे डीसीटी अलग से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है और थोड़ा सा और बना दिया। यस बेटा, नाउ द ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन किस किस के अंदर, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, अभी हम करेंगे डीसीटी और साथ में ही करेंगे कलेक्टिंग डक्ट।
ओके, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। आपको सबको मालूम है, यहाँ से क्या आएगा? एफरेंट, और यहाँ से क्या जाएगा? इफरेंट। इन दोनों के बीच में एक नॉट बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। इस तरह से इफरेंट फर्दर जो है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है आगे आगे डिफरेंट रीजन्स के अंदर, ठीक है ना। इस तरह से ये बीच में क्या बना रहा है? कैपिलरीज की नेटवर्क बना रहा है पूरा का पूरा। इस तरह से लगातार फॉर्मेशन होगी। यहां पर भी डीसीटी के पास में भी ये क्या बनाएगा? कैपिलरी नेटवर्क। ओके, कलेक्टिंग डक्ट के पास में भी इसका क्या बनेगा? कैपिलरी नेटवर्क। क्लियर? सो यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स के अंदर ये क्या बना रहा है? कैपिलरी नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आप देखिए, हम पढ़ चुके हैं किसका? दिस इज व्हाट? पेरिट्यूबुलर नेटवर्क और कैपिलरीज। अब हम करने वाले हैं डीसीटी। अगर आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सो दिस इज पीसीटी। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन। सबसे मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां हुआ था? इसके अंदर लूप ऑफ हेनली में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन आपने देखा भी था कि यहां पर 125 से कितना ml तक आ गया? बच गया था 35 से यहां पर क्या आ गया था? 25, और रिमेन कितना रहा? 25। तो 25 ml के लगभग फिल्ट्रेट जो है वो किसके अंदर आ गया है? आपके डीसीटी वाले पोर्शन में, ठीक है। तो 25 ml फिल्ट्रेट यहाँ पर आएगा। ये जो डीसीटी की जो मेम्ब्रेन है ये काम करती है कंडीशनल केसेस के अंदर। यानी कि अगर मैं कहती हूं कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसके अंदर पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। भाई कौन सी कंडीशन? कंडीशन वो किस लिए, क्यों कहा जाता है इसको कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन? यहां पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। डीसीटी के पास में किसके रिसेप्टर्स हैं? ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के रिसेप्टर्स जो हैं वो कहां पाए जाते हैं? इसके अंदर। दिस इज व्हाट? रिसेप्टर्स ऑफ एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? वैसोप्रेसिन। तो एडीएच हार्मोन की प्रेजेंस में वाटर का ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, और अगर यही हार्मोन कम अमाउंट के अंदर हो तो कम रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो एडीएच बेसिकली क्या करता है? इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जब जब आपकी बॉडी को वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो किसी कंडीशन के अंदर इसने काम करा, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन के अंदर आप देखेंगे कि डीसीटी में से क्या हो रहा है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। पानी जो है वो क्या होगा? रीएब्जॉर्ब होके आ जाएगा किसके अंदर? पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। और क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट्स आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और इसमें क्या रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है? सोडियम का। तो सोडियम वाटर बाइकार्बोनेट, इनका क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन। सोडियम वाटर और बाइकार्बोनेट का क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके अंदर? डीसीटी के अंदर। तो जो कंसंट्रेशन यहां पर क्या हो गई थी? आइसोटोनिक नहीं हुई थी, यहां पर क्या हो गई थी? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक के बाद में जब डीसीटी के अंदर कुछ सोडियम का सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होगा, कुछ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, इस तरह से एंड जब तक पहुंचेगा डीसीटी का, आपका मीडियम क्या बन चुका होगा? दैट इज आइसोटोनिक। क्लियर? शुरुआत हुई आइसोटोनिक से, पीसीटी में क्या रहा? आइसोटोनिक। डीसीटी के अंदर क्या हो गया? वापस हाइपरटोनिक। धीरे धीरे यहां पर ज्यादा सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ क्या हो गया? फर्दर ये जो फिल्ट्रेट जो था वो धीरे धीरे पहले क्या हुआ?
आइसोटोनिक हुआ, फिर क्या हो गया हाइपोटोनिक, एंड फर्दर क्या हो गया है ये आइसोटोनिक। और जब कलेक्टिंग डक्ट के पास में से ये निकलेगा फिल्ट्रेट, यहां से फिल्ट्रेट किसके अंदर आ गया कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करेगी सबसे ज्यादा वाटर का क्या करेगी रीएब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस इन द कलेक्टिंग डक्ट एज कंपेयर टू द डीसीटी, क्योंकि लास्ट में जितना भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है वो होने की कोशिश करेगा, ताकि यहां तक पहुंचते पहुंचते जब लास्ट वाला होगा यूरिन की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी हाइपरटोनिक। अब आप देखिए ये 25 ml तक था, यहाँ पर भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है ना, लगभग 15 ml जो है ये रह जाएगा डीसीटी के अंदर। डीसीटी में 15 ml होते होते जब ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, ब्लड में आ गया वापस वाटर। अब यहाँ तक 2 या 3 ml जो है वो फिल्ट्रेट रह जाएगा। इमेजिन कीजिए आप 125 ml से आप स्टार्ट हुए थे और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के 2 to 3 ml जो है क्या प्रोड्यूस हो रहा है फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट कितना आया 2 to 3 ml फिल्ट्रेट। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हुआ पीसीटी में, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन हुआ लूप ऑफ हेनली में, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हुआ डीसीटी में। फर्दर यहां पर भी क्या हो रहा है मैक्सिमम वाटर क्या होगा यहां पर एब्जॉर्ब। डीसीटी में ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या शो कर रहा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन 99% क्या हो चुका है रीएब्जॉर्प्शन। तो 125 ml का 2 to 3 ml लगभग क्या बन रहा है फिल्ट्रेट बन रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये भी देखा कि पीसीटी में से क्या क्या एब्जॉर्ब हुआ, इसके अंदर क्या क्या आ गया था वाटर आ गया, इसके अंदर बाइकार्बोनेट इसके अंदर आ गया, ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ गए, सोडियम इसके अंदर आ गया, ठीक है ना। पीसीटी के अंदर से यहाँ पर जब ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क निकला यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से निकला ये वासा रेक्टा के फॉर्म के अंदर, इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन हुआ, फिर फर्दर यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो इस तरह से पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो क्या करता जा रहा है रीएब्जॉर्ब। यहाँ पर कौन रीएब्जॉर्ब हुआ सोडियम, यहाँ पर कौन रीएब्जॉर्ब हुआ वाटर, यहाँ पर किसका रीएब्जॉर्प्शन हुआ बाइकार्बोनेट का, यहाँ पर किसका हुआ सोडियम का वाटर का, और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन फर्दर किसमें हो गया कलेक्टिंग डक्ट के अंदर किसका वाटर का। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्या हो रही हैं रीएब्सॉर्ब हो रही हैं, और रीएब्सॉर्ब होने के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन जो है वो कैसा होता जा रहा है हाइपरटोनिक। आई थिंक सो कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन जो है 99% होता है और सिर्फ उसका 1% ही क्या हो रहा है यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।